पोर्च की छत, जो कि ऊपर की मंजिल का बरामदा था, उस पर सफ़ेद कपड़े से ढकी मेज के आसपास कुर्सियां लगी हुई थी। मुंडेर के बाहर कार्निस पर छोटे छोटे गमलों में सदाचार और दूसरे किस्म के फूलों के पौधे लगे हुए थे। मुंडेर पर से नीचे सड़क के किनारे सिरीस और कृष्णचूड़ा के पेड़ों के पत्ते बरसात से धुलकर चिकने दिखाई दे रहे थे। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ था। पश्चिम से ढलती धूप की किरणें छत के एक हिस्से में पड़ रही थी। वहां पर उस समय कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद ही सतीश सफ़ेद और काले बालों वाले कुत्ते को लिए हुए आ पहुंचा। कुत्ते का नाम खुद्दे था। जो कुछ कुत्ते को आता था, सतीश ने विनय को सब दिखाया। एक पैर उठाकर सलाम करना, फिर से ज़मीन पर टेककर प्रणाम करना, बिस्कुट का टुकड़ा देखकर पूंछ पर बैठ अगले पैर जोड़कर भीख मांगना। इसके लिए खुद्दे को जो कुछ प्रशंसा मिली, सतीश ने उसे चाहे अपनी समझकर गर्व का अनुभव किया, पर स्वयं कुत्ते की ओर से ऐसा यश का कोई उत्साह नहीं था, बल्कि उसकी समझ में तो उस यश की अपेक्षा बिस्कुट का टुकड़ा ही अधिक उपयोगी था। बीच बीच में किसी दूसरे कमरे से लड़कियों की खिलखिलाहट और अचंभे की आवाज़ें, उनके साथ एक मर्दानी आवाज़ भी सुनाई पड़ जाती थी। इस खुले हंसी मजाक के वार्तालाप से विनय के मन में एक अपूर्व मिठास के साथ साथ जैसे एक ईर्ष्या की टीस भी पैदा हुई। घर के भीतर लड़कियों की ऐसी आनंद भरी हंसी युवा होने के समय उसने कभी नहीं सुनी। यह आनंद लहरी उसके इतने निकट प्रवाहित हो रही है, फिर भी वह इससे इतनी दूर है। सतीश उसके कान के निकट क्या कुछ बोलता ही चला जा रहा था। विनय उसकी ओर ध्यान नहीं दे सका। परेश बाबू की स्त्री अपने तीनों लड़कियों को साथ लेकर आ गई। उनके साथ एक युवक भी आया। उसका उनसे दूर का रिश्ता है। परेश बाबू की स्त्री का नाम वरदा सुंदरी है। उनकी उम्र कम नहीं है, किंतु देखकर ही पता चल जाता है कि साज संवार खास सावधानी से किया गया है। एक बड़ी उम्र तक गांव देहात की लड़की की तरह रहकर उन्होंने सहसा एक दिन आधुनिक युग के साथ साथ उसकी गति से चलने की धुन चढ़ गई थी। इसलिए उनकी रेशमी साड़ी कुछ अधिक लहराती थी और उनकी ऊंची एड़ी के जूते कुछ ज़्यादा ही खटखट करते थे। दुनिया में कौन सी बातें ब्रह्म हैं और कौन सी अब्रह्म, इसकी पड़ताल में वे हमेशा बहुत सतर्क रहती हैं। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम बदलकर सुचरिता रख दिया है। रिश्ते में उनके ससुर लगने वाले एक सज्जन ने बरसों बाद अपनी परदेश की नौकरी से लौटने पर उनके लिए जमाई षष्ठी भेजी थी। परेश बाबू उस समय किसी काम से बाहर गए हुए थे। वरदा सुंदरी ने उपहार में आई सभी चीज़ें वापस भेज दी थी। उनकी राय में ये सब कुसंस्कार और मूर्ति पूजा के अंग थे। लड़कियों के पैरों में मोजा पहनने और टोपी पहनकर बाहर निकलने को भी वो मानो ब्रह्म समाज के धर्म सिद्धांत का अंग मानती हो। किसी ब्रह्म परिवार को जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करते देख उन्होंने यह आशंका प्रकट की थी कि आजकल ब्रह्म समाज फिर से मूर्ति पूजा की ओर फिसलने लगा है। उनकी बड़ी लड़की का नाम लावण्य है। गोल मटोल और हंसमुख, उसे लोगों से मिलना जुलना और गप्पे लड़ाना अच्छा लगता है। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गेहुआ रंग, पहनावे के मामले में वह स्वभाव से ही लापरवाह है, किंतु इस बारे में उसे माँ के निर्देश अनुसार चलना होता है। उसे ऊंची एड़ी के जूतों से तकलीफ होती है, लेकिन पहले बिना चारा नहीं है। शाम को साज संवार के समय हाथों से माँ उसके चेहरे पर पाउडर और गालों पर सुर्खी लगा देती है। वह कुछ मोटी है, इसलिए वरदा सुंदरी ने उसके कपड़े ऐसे चुस्त सिलवाए हैं कि जब लावण्य सजकर बाहर निकलती है तब जान पड़ता है मानो उसे ठूंस दबाकर कपड़े से सिल दिया गया हो। मंझली लड़की का नाम ललिता है। यह कहा जा सकता है कि वह बड़ी से ठीक उल्टी है। लंबाई में बड़ी बहन से ऊंची, दुबली, रंग कुछ अधिक सांवला, बातचीत अधिक नहीं करती और अपने ढंग से रहती है। मन होने पर कटु कटु बातें भी सुना सकती है। वरदा सुंदरी मन ही मन उससे डरती है। सहसा उसे नाराज कर देने का साहस नहीं करती। लीला छोटी है। उसकी उम्र तकरीबन 10 बरस होगी। वह दौड़ धूप और दंगा करने में तेज है। सतीश के साथ उसकी धक्का मुक्की और मारपीट बराबर चलती रहती है।
विशेषतया घर के कुत्ते खुद्दे का मालिक कौन है, इसको लेकर उनका जो प्राचीन झगड़ा चला जाता है, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। कुत्ते की अपनी राय लेने से शायद वह दोनों में से किसी को भी अपना मालिक ना चुनता, किंतु फिर भी इन दोनों में से उसका झुकाव सतीश की ओर ही कुछ अधिक है, क्योंकि लीला के प्यार का दबाव सहना उस बेचारे छोटे से जीव के लिए सहज नहीं। लीला के प्यार की अपेक्षा सतीश का अत्याचार सहना उसके लिए कम मुश्किल था। विनय ने वरदा सुंदरी के आते ही उठकर शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परेश बाबू ने कहा, इन्हीं के घर उस दिन हम। वरदा सुंदरी बोली, ओ बड़ा उपकार किया आपने, हम आपके बड़े आभारी है। विनय ऐसा संकुचित हुआ कि ठीक से कुछ उत्तर नहीं दे सका। जो युवक लड़कियों के साथ आया था उसके साथ भी विनय का परिचय हुआ। उसका नाम सुधीर है, कॉलेज में बीए में पढ़ता है। सुंदर चेहरा, गोरा रंग, आंखों पर चश्मा और मूछों पर हल्की सी रेखा। स्वभाव बड़ा चंचल है, जरा देर भी चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करने के लिए उतावला हो उठता है। लड़कियों से हंसी मजाक करके या उन्हें चिढ़ाकर उनको परेशान किए रहता है। लड़कियां भी मानो उसे बराबर डांटती ही रहती है, किंतु साथ ही सुधीर के बिना जैसे उनका समय ही नहीं कटता। सर्कस दिखाने या चिड़ियाघर की सैर कराने को या शौक की कोई चीज़ खरीद कर लाने को सुधीर हमेशा तैयार होता है। सुधीर का लड़कियों के साथ बेझिझक अपनेपन का बर्ताव विनय को बिल्कुल नया और मुस्कुराकारी जान पड़ा। उसने मन ही मन पहले तो ऐसे बर्ताव की निंदा की, किंतु फिर इस निंदा के साथ थोड़ा थोड़ा ईर्ष्यापुट भी मिश्रित होने लगा। वरदा सुंदरी ने कहा, जान पड़ता है आपको कहीं दो एक बार देखा है। विनय को लगा जैसे उसका कोई अपराध पकड़ा गया है। अनावश्यक रूप से लज्जित होता हुआ वह बोला, हाँ, कभी कभी केशव बाबू के व्याख्यान सुनने चला जाता हूँ। वरदा सुंदरी ने पूछा, आप शायद कॉलेज में पढ़ते हैं? नहीं, अब तो नहीं पढ़ता। वरदा सुंदरी ने पूछा, कॉलेज में कहाँ तक पढ़े हैं? विनय बोला, एमए पास किया है। यह सुनकर बच्चों जैसे चेहरे वाले युवक के प्रति वरदा सुंदरी को मानो ममता हुई। परेश बाबू की ओर उन्मुख हो लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, हमारा मनु अगर होता तो वह भी अब तक एमए पास कर चुका होता। वरदा सुंदरी की प्रथम संतान मनोरंजन की मृत्यु 9 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। जब भी वह सुनती है कि किसी युवक ने कोई बड़ी परीक्षा पास की है या बड़ा पद पाया है, कोई अच्छी किताब लिखी है या कोई अच्छा काम किया है, तभी उन्हें यह ध्यान आता, मनु जीवित रहता तो उसके द्वारा भी ठीक वैसा ही कार्य संपन्न हुआ होता। जो भी हो, अब जबकि वह नहीं है तो आज के जन समाज में अपनी तीनों कन्याओं का गुणगान ही वरदा सुंदरी का विशेष कार्य हो गया है। उनकी लड़कियां पढ़ने में बहुत तेज है, यह बात वरदा सुंदरी ने विशेष रूप से विनय को बताई। मेम ने उनकी लड़कियों की बुद्धि और गुणों के बारे में कब कब क्या कहा, इससे भी विनय अनजाना ना रहा। लड़कियों को स्कूल में पुरस्कार देने के लिए जब लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी मेम आई थी, तब उन्हें गुलदस्ते में भेंट करने के लिए स्कूल की सब लड़कियों में से केवल लावण्या को ही चुना गया था। गवर्नर की स्त्री ने लावण्या को उत्साह देने के लिए जो मीठा वाक्य कहा था, वह भी विनय ने सुन लिया। अंत में वरदा सुंदरी ने लावण्या से कहा, जिस सिलाई के लिए तुम्हें पुरस्कार मिला था, जरा वह तो ले आना बेटी। उनसे कपड़े पर सिलाई की हुई एक तोते की आकृति इस घर के सभी आत्मीय परिजनों में विख्यात हो चुकी थी। यह मेम की सहायता से लावण्या ने बहुत दिन पहले बनाई थी। इसमें लावण्या का अपना कर्तव्य बहुत अधिक रहा हो, यह बात नहीं थी, किंतु नए परिचित को यह दिखाना ही होगा, यह मानी हुई बात थी। शुरू शुरू में परेश बाबू आपत्ति करते थे, किंतु उसे बिल्कुल बेकार जानकर अब उन्होंने भी आपत्ति करना छोड़ दिया है। उनके तोते की रचना की कारीगरी को विनय चकित आंखों से देख रहा था। तभी नौकर ने आकर एक चिट्ठी परेश बाबू के हाथ में दी। परेश बाबू चिट्ठी पढ़कर खिल उठे। उन्होंने कहा, बाबू को यही लिवा लाओ। वरदा सुंदरी ने पूछा, कौन है? परेश बाबू बोले, मेरे बचपन के दोस्त कृष्णदयाल ने अपने लड़के को हम लोगों से मिलने के लिए भेजा है। सहसा विनय का दिल धक सा हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्षण भर बाद ही फिर वह मुट्ठियां भींचकर जमकर बैठ गया।
मानो किसी प्रतिद्वंदी से अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हो गया हो। गोरा इस परिवार के लोगों को निश्चय ही अवज्ञा से देखे समझेगा, यह सोचकर विनय पहले से ही उत्तेजित हो उठा। तस्तरी में मिठाई, नमकीन और चाय आदि सजाकर नौकर के हाथ दे सुचरिता ऊपर आकर बैठी थी कि उसी समय नौकर के साथ गोरा ने प्रवेश किया। उसका गोरा तगड़ा शरीर और चेहरा मोहरा देखकर सभी चकित हो उठे। गोरा के माथे पर गंगा की मिट्टी का तिलक था। गाढ़े की धोती के ऊपर उसने तनीदार कुर्ता पहन रखा था। कंधे पर मोटी चादर थी। पैरों में उठी सूंड वाले कटकी जूते थे। मानो वर्तमान ढंग के विरुद्ध एक मूर्तिमान विद्रोह सा वह सामने खड़ा था। विनय ने भी उसका ऐसा रूप इससे पहले कभी नहीं देखा था। गोरा के मन में एक विरोध की आग आज विशेष रूप से धधक रही थी। उसका कारण भी था। ग्रहण के नहान के लिए कल तड़के ही किसी स्टीमर कंपनी का जहाज यात्री लादकर त्रिवेणी के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में जहां तहां हुए पड़ाव से अनेक स्त्री यात्रियों के झुंड अपने साथ दो दो एक एक पुरुष अभिभावक लिए जहाज पर सवार हो रहे थे। बाद में कहीं जगह ही ना मिले, इसलिए भारी ठेलम ठेल हो रही थी। जहाज पर सवार होने के तख्ते पर कीचड़ सने पैरों से चलती हुई कोई स्त्री बेपर्दा होती हुई नदी के पानी में गिर पड़ती थी। किसी को खलासी भी धक्का देकर गिरा देते थे। कोई स्वयं सवार हो गई थी, पर साथियों के ना चढ़ पाने से घबरा रही थी। बीच बीच में वर्षा की बौछार आकर उन्हें और भिगो रही थी। जहाज में उनके बैठने का स्थान पूरा कीचड़ से भर गया था। उनके चेहरे पर, आंखों में एक पीड़ित त्रस्त करुणा भाव था, मानो निश्चित रूप से यह जानकर कि वे बेबस होकर भी इतनी क्षुद्र है कि जहाज के मल्लाह से लेकर मालिक तक कोई उनकी विनती पर जरा सी मदद भी नहीं करेगा। उनकी प्रत्येक चेष्टा में एक अत्यंत कातर आशंका का भाव दिखाई पड़ता था। ऐसी हालत में गोरा यात्रियों की भरसक मदद कर रहा था। ऊपर पहले दर्जे के डेक से एक अंग्रेज और एक आधुनिक ढंग की बंगाली बाबू जहाज की रेलिंग पकड़े आपस में हंसी मजाक करके मुंह में चुरूट दबाए तमाशा देख रहे थे। बीच बीच में किसी यात्री की बेहद दुर्गति देखकर अंग्रेज हंस उठता था और बंगाली भी उसमें योग दे रहे थे। इसी तरह 2-3 स्टेशन पार करते हुए गोरा के लिए यह असह्य हो उठा। उसने ऊपर जाकर अपने वज्र जैसे कठोर स्वर में गरज कर कहा, धिक्कार है तुम लोगों को, शर्म नहीं आती। कड़ी दृष्टि से अंग्रेज ने गोरा को सिर से पैर तक देखा। बंगाली ने उत्तर दिया, शर्म? हाँ, देश के इन सब जाहिल जानवरों के कारण शर्म ही आती है। मुंह लाल करके गोरा बोला, जाहिलों से बड़े जानवर वे हैं जिनमें हृदय नहीं है। बिगड़कर बंगाली ने कहा, यह तुम्हारी जगह नहीं है, यह फर्स्ट क्लास है। गोरा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ मेरी जगह हो ही नहीं सकती। मेरी जगह उन्हीं यात्रियों के बीच है। लेकिन मैं कहे जाता हूँ, फिर मुझे अपने इस फर्स्ट क्लास में आने को मजबूर न करना। यह कहते हुए गोरा धड़धड़ाता हुआ नीचे उतर गया। उसके जाते ही अंग्रेज ने आराम कुर्सी पर दोनों पांव पसार कर उपन्यास में मुंह गड़ा लिया। उसके सहयात्री बंगाली ने उससे बात करने की 2-1 बार कोशिश की, किंतु चली नहीं। देश के साधारण आदमियों में से वह नहीं है। यह साबित करने के लिए उसने खान सामा को बुलाकर पूछा, क्या खाने के लिए मुर्गी की कोई डिश मिल सकती है? खान सामा ने बताया, केवल रोटी, मक्खन और चाय मिल सकती है। इस पर बंगाली ने अंग्रेज को सुनाकर अंग्रेजी भाषा में कहा, क्रीचर कंफर्ट्स के मामले में भी जहाज की व्यवस्था बिल्कुल रद्दी है। अंग्रेज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका अखबार मेज पर से उड़कर नीचे गिर गया था। बंगाली बाबू ने कुर्सी से उठकर उन्हें वह उठाकर दे दिया, किंतु बदले में थैंक्स तक नहीं पाया। चंद्रनगर पहुंचकर उतरते समय अंग्रेज ने सहसा गोरा के पास जाकर टोपी उठाते हुए कहा, अपने व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। यह कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। एक पढ़ा लिखा बंगाली अपनी साधारण जनता की दुर्गति देखते हुए विदेशी से मिलकर अपनी श्रेष्ठता का अभिमान करके हंस सकता है, इसका आक्रोश गोरा के भीतर सुलगता रहा। देश की साधारण जनता ने अपने आप को सब तरह के अपमान और दुर्व्यवहार का ऐसा आदी बना लिया है कि उसके साथ पशुवत व्यवहार करने पर भी
वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि उसे स्वाभाविक और जायज़ भी मान लेते हैं। इसकी जड़ में जो देशव्यापी घोर अज्ञान है, उसका ध्यान करके गोरा की छाती फटने लगी। उसे सबसे अधिक यही अखर रहा था कि देश के इस अपमान और दुर्गति को पढ़े लिखे लोग अपने ऊपर नहीं लेते। निर्दय होकर अपने को अलग करके इसमें अपना गौरव भी मान सकते हैं। इसलिए आज पढ़े लिखे लोगों की सारी किताबी पढ़ाई और नकली संस्कार के प्रति पूर्णतः उपेक्षा दिखाने के लिए ही गोरा ने माथे पर गंगा की मिट्टी का तिलक लगाया था और अद्भुत ढंग के नए कटकी जूते खरीदे थे। उन्हें पहनकर गर्व से छाती फुलाकर वह इस ब्रह्म परिवार में आया था। मन ही मन विनय यह समझ गया कि गोरा का आज का यह रूप जैसे उसकी युद्ध सज्जा है। ना जाने आज गोरा क्या कर बैठे। इसी आशंका से विनय का मन भय, संकोच और विरोध के भाव से भर उठा। वरदा सुंदरी विनय के साथ जब परिचय करा रही थी, तब सतीश वहां अपने लिए कोई काम ना पाकर छत के एक कोने में टीन की एक फिरकी घुमाता हुआ अपना मन बहला रहा था। गोरा को देखकर उसका खेल बंद हो गया। फिर उसने विनय के कान में प्रश्न किया, क्या यही आपके मित्र हैं? विनय ने कहा, हाँ। छत पर आकर गोरा एक क्षण विनय के चेहरे की ओर देखता रहा। फिर ऐसा हो गया मानो कि विनय उसे दिखाई ही ना दिया हो। परेश बाबू को नमस्कार करके उसने निसंकोच भाव से एक कुर्सी खींचकर तेजी से कुछ पीछे हटाई और उस पर बैठ गया। वहाँ कहीं कुछ स्त्रियां भी है, यह लक्ष्य करना उसके मानो अशिष्टता समझा। इस असभ्य के पास से लड़कियों को लेकर चली जाए। वरदा सुंदरी यह विचार कर रही थी कि परेश बाबू ने उनसे कहा, इनका नाम गौर मोहन है, मेरे मित्र कृष्णदयाल के लड़के हैं। तब गोरा ने उनकी ओर मुड़कर नमस्कार किया। विनय से वार्तालाप में सुचरिता गोरा की बात पहले ही सुन चुकी थी, किंतु यह समझने में उसे देर लगी कि यह महाशय ही विनय के मित्र हैं। पहली दृष्टि में ही गोरा के प्रति उसमें एक खींच उपजी। किसी अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति में कट्टर हिंदूपन देखकर सह सके ऐसे संस्कार सुचरिता के नहीं थे, न इतनी सहिष्णुता ही थी। गोरा से परेश बाबू ने अपने बाल बंधु कृष्णदयाल के हालचाल पूछे। फिर अपने छात्र जीवन की बात करते हुए बोले, उन दिनों कॉलेज में हमारी अलग जोड़ी थी। दोनों काले पहाड़ की तरह थे, कुछ मानते ही नहीं थे। होटल में खाना ही अच्छा समझते थे। कितनी बार दोनों संध्या के समय गोल दिग्घी पर बैठकर मुसलमान की दुकान पर कबाब खाकर आधी आधी रात तक बैठे इस पर चर्चा किया करते थे कि कैसे हम लोग हिंदू समाज का सुधार करेंगे। वरदा सुंदरी ने पूछा, आजकल वे क्या करते हैं? गोरा बोला, अब वे हिंदू आचार का पालन करते हैं। वरदा सुंदरी बोली, लाज नहीं आती? मानो क्रोध से उनका सर्वांग जल उठा था। कुछ हंसकर गोरा ने कहा, लाज कमजोर चरित्र का लक्षण है। कोई कोई तो बाप का परिचय देने में भी लजाते हैं। वरदा सुंदरी, पहले वे ब्रह्म नहीं थे? गोरा, मैं भी तो एक समय ब्रह्म था। वरदा सुंदरी, और अब आप साकार उपासना में विश्वास करते हैं? गोरा, आकार नाम की चीज की बिना वजह अवज्ञा करूं, ऐसे कुसंस्कार मेरा नहीं है। आकार को गाली देने से ही क्या वह मिट जाएगा? आकार का रहस्य कौन जान सका है? मृदु स्वर में परेश बाबू ने कहा, लेकिन आकार सीमा विशिष्ट जो है। गोरा ने कहा, सीमा के ना होने से तो कुछ प्रकट ही नहीं हो सकता। असीम अपने को प्रकट करने के लिए ही सीमा का आश्रय लेता है, नहीं तो वह प्रकट कहाँ है? और जो प्रकट नहीं है वह संपूर्ण नहीं है। वाक्य में जैसे भाव निहित है, वैसे ही आकार में निराकार परिपूर्ण होता है। गोरा, मैं यदि ना भी कहूँ तो उससे कुछ आता जाता नहीं है। संसार में आकर मेरे कहने या ना कहने पर निर्भर नहीं करता। निराकार ही यदि यथार्थ परिपूर्णता होती तो आकार को तो स्थान न मिलता। सुचरिता की यह अत्यंत दिली इच्छा होने लगी कि कोई उस घमंडी युवक को बहस में बिल्कुल हराकर नीचा दिखा दे। विनय चुपचाप बैठा हुआ गोरा की बात सुन रहा है। यह देख मन ही मन उसे क्रोध आया। गोरा इतने जोर से अपनी बात कह रहा था कि उस जोर को नीचा दिखाने के लिए सुचरिता के मन में उबाल आ गया। इसी समय नौकर चाय के लिए केतली में गर्म पानी लाया। सुचरिता उठकर चाय बनाने लग गई।
बीच बीच में विनय चकित सा सुचरिता के चेहरे की ओर देख लेता। उपासना के संबंध में यद्यपि विनय का मन गोरा से विशेष भिन्न नहीं था, किंतु उसे इस बात का दुख हो रहा था कि गोरा बिना बुलाए इस ब्रह्म परिवार में आकर बैठा, ऐसी ढीठता से उनके विरुद्ध मत का प्रतिपादन कर रहा है। इस प्रकार लड़ने को तैयार गोरा के आचरण के साथ वृद्ध परेश बाबू के आत्मस्थिति, प्रशांत भाव, सभी तरह के तर्क वितर्क से परे एक गहरी प्रसन्नता की तुलना करके विनय का हृदय उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा। मन ही मन वह कहने लगा, मतामत कुछ नहीं होते, अंतःकरण की पूर्णता, दृढ़ता और आत्म प्रसाद यही सबसे दुर्लभ वस्तुएं हैं। अंत में कौन सच है कौन झूठ, इसे लेकर चाहे जितना तर्क कर ले, उपलब्धि रूप जो सच है वही वास्तव में सच है। सारी बातचीत के बीच परेश बाबू कभी कभी आंखें बंद करके अपने आत्म के भीतर कहीं डूब जाते थे। यही उनका अभ्यास था उस समय की उनकी अंतर्निविष्ट शांत मुखाकृति को विनय एकटक देख रहा था। गोरा इस वृद्ध के प्रति भक्ति का अनुभव करके भी अपने बातों को संयत नहीं कर पा रहा है। इससे विनय को बड़ी पीड़ा हो रही थी। कई प्याले चाय बनाकर सुचरिता ने परेश बाबू के चेहरे की ओर देखा। चाय के लिए किससे वह अनुरोध करे और किससे नहीं, इस बारे में उसे दुविधा हो रही थी। गोरा की ओर देखते हुए वरदा सुंदरी ने पूछ ही तो लिया, शायद आप तो यह सब कुछ लेंगे नहीं? गोरा ने कहा, नहीं। वरदा सुंदरी, क्यों, जात चली जाएगी क्या? गोरा ने कहा, हाँ। वरदा सुंदरी, आप जात मानते हैं? गोरा, जात क्या मेरी अपनी बनाई चीज़ है जो ना मानूंगा? जब समाज को मानता हूँ तब जात को भी मानता हूँ। वरदा सुंदरी, क्या हर बात में समाज को मानना ही होगा? गोरा, ना मानने से समाज टूट जाएगा। वरदा सुंदरी, टूट ही जाएगा तो क्या बुराई है? गोरा, जिस डाल पर सब एक साथ बैठे हो, क्या उसे काट देने में बुराई नहीं है? मन ही मन सुचरिता ने बहुत विरक्त होकर कहा, माँ, फिजूल बहस करने से क्या फ़ायदा? वे हमारा छुआ हुआ नहीं खाएंगे। पहली बार गोरा ने सुचरिता की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। सुचरिता विनय की ओर देखकर थोड़ा संशय के स्वर में बोली, आप क्या? विनय कभी चाय नहीं पीता। मुसलमान की बनाई हुई डबल रोटी बिस्किट खाना भी उसने बहुत दिन पहले छोड़ दिया है, किंतु आज उसके ना खाने से नहीं चलेगा। सिर उठाकर उसने जोर से कहा, हाँ अवश्य लूँगा। कहकर उसने गोरा की ओर देखा। गोरा के होठों पर कठोर हंसी की हल्की सी रेखा दिखाई पड़ी। चाय विनय को कड़वी लगी, किंतु उसने पीना नहीं छोड़ा। मन ही मन वरदा सुंदरी ने कहा, आह, यह विनय कितना भला लड़का है। फिर गोरा की ओर से उन्होंने बिल्कुल ही मुंह फेर कर विनय की ओर ध्यान दिया। यह देखकर परेश बाबू ने धीरे से अपनी कुर्सी गोरा की ओर सरकाते हुए मृदु स्वर में उससे बातें शुरू की। सड़क पर मूंगफली वाले ने ताजी भुनी मूंगफली की हाँक लगाई। सुनते ही लीला ने ताली बजाकर कहा, सुधीरदा, मूंगफली वाले को बुलाओ। उसके कहते ही सतीश छत से झुककर मूंगफली वाले को बुलाने लगा। इसी समय एक सज्जन और आ उपस्थित हुए। सभी ने उन्हें पानू बाबू कहकर संबोधित किया, किंतु उनका असली नाम हरान चंद्र नाग। इस टोली में विद्वता और बौद्धिकता के कारण उनकी विशेष ख्याति है। यद्यपि किसी ओर से कोई बात साफ साफ नहीं कही गई, तथापि यह संभावना मानो वायुमंडल में बराबर तैरती रही है कि उन्हीं के साथ सुचरिता का विवाह होगा। पानू बाबू का मन भी सुचरिता की ओर लगा है, इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं था। इसी बात की आड़ लेकर लड़कियां सदा सुचरिता से मजाक करती रहती थी। पानू बाबू स्कूल में मास्टरी करते हैं। वरदा सुंदरी उन्हें नीरा स्कूल मास्टर समझ उनका विशेष सम्मान नहीं करती। वे कुछ ऐसा भाव दर्शाती है कि पानू बाबू को अगर उनकी किसी कन्या के प्रति अनुराग प्रकट करने का साहस नहीं हुआ तो यह उचित ही हुआ है। उनके भावी दामाद डिप्टी गिरी के पद की कठिन शर्त से बंधे हुए हैं। हरान बाबू की ओर सुचरिता के एक प्याला चाय सरकाते ही लावण्य दूर से ही उसकी ओर देखकर दबे होठों से मुस्कुराने लगी। वह सूक्ष्म हंसी भी विनय की नज़र से बची न रही।
इतने थोड़े समय में ही दो एक मामले में विनय की नज़र बड़ी तेज और सतर्क हो उठी थी। नहीं तो इससे पहले वह नज़र के पैनेपन के लिए ऐसा प्रसिद्ध नहीं था। हारान और सुधीर काफ़ी दिनों से इस परिवार की लड़कियों से परिचित है और इस परिवार की इतिहास के साथ इतने घुले हुए हैं कि लड़कियों के आपस के इशारों का विषय बन गए हैं। विनय को यह बात विधाता के अन्याय सी लगी तथा उसके मन में चुभन होने लगी। उधर हारान के आ जाने से सुचरिता के मन में थोड़ी सी आशा का संचार हुआ। गोरा की हेकड़ी को जैसे भी हो नीचा दिखाया जाए, तभी उसका जी ठंडा होगा। दूसरे मौक़ों पर हारान की बहसबाजी से वह प्रायः खिज उठती, किंतु आज इस तर्कवीर को देखकर उसने आनंदपूर्वक उसके सम्मुख चाय और डबल रोटी की प्लेट हाजिर कर दी। परेश बाबू ने कहा, पानू बाबू, ये है हमारे। हारान ने कहा, इन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक समय यह हमारे ब्रह्म समाज के बड़े उत्साही सदस्य थे। यह कहकर गोरा से किसी तरह की और बातचीत की कोशिश ना करके हारान चाय के प्याले की ओर ही सारा ध्यान देने लगे। उन दिनों तक एक दो बंगाली ही सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके स्वदेश लौटे थे। उन्हीं में से एक के स्वागत की बात सुधीर सुना रहा था। हारान ने कहा, बंगाली चाहे जितनी परीक्षाएं पास कर ले, लेकिन किसी बंगाली के द्वारा काम कुछ नहीं हो सकता। कोई बंगाली मजिस्ट्रेट या जज जिले का भार नहीं संभाल सकेगा। यही प्रमाणित करने के लिए हारान बाबू बंगाली चरित्र के अनेक दोषों और दुर्बलताओं की व्याख्या करने लगे। गोरा का मुंह देखते ही देखते लाल हो उठा। उसने अपनी शेर की सी दहाड़ को भरसक दबाते हुए कहा, आपकी राय अगर सचमुच यही है तो आराम से यहाँ पर बैठे हुए डबल रोटी किस मुंह से चबा रहे हैं। विस्मय से हारान ने भव्य उठाते हुए कहा, फिर आप क्या करने को कहते हैं? गोरा, या तो बंगाली चरित्र की कलंक को मिटाए या गले में फांसी लगाकर मरिए। हमारी जाति के द्वारा कभी कुछ नहीं हो सकेगा। यह कटु बात क्या ऐसी आसानी से कह देने की है? आपके गले में रोटी अटक नहीं जाती। हारान, सच्ची बात कहने में क्या बुराई है? गोरा, आप बुरा ना माने, किंतु यह बात अगर आप यथार्थ में सच समझते तो ऐसे आराम से यूँ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं कि बात झूठ है, तभी यह बात आपके मुंह से निकल सकी। हारान बाबू, झूठ बोलना पाप है, झूठी निंदा तो और भी बड़ा पाप है, और अपनी जाति की झूठी निंदा से बड़ा पाप शायद ही कोई हो। हारान गुस्से से बेचैन हो उठे। गोरा ने कहा, आप अकेले ही क्या अपनी सारी जाति से बड़े हैं? आप गुस्सा करेंगे और अपने पुरखों की ओर से हम लोग सब चुपचाप सब सहते जाएंगे। अब तो हारान के लिए पराजय मानना और भी कठिन हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में बंगालियों की निंदा शुरू कर दी। बंगाली समाज की अनेक प्रथाओं का उदाहरण देकर वे बोले, इन सबके रहते हुए बंगालियों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। गोरा ने कहा, जिन्हें आप कुप्रथा कहते हैं केवल अंग्रेजी किताबें रटकर कहते हैं, स्वयं उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब अंग्रेजों की सब कुप्रथाओं की भी आप ठीक से निंदा कर सकेंगे तब इस बारे में और कुछ कहिएगा। इस प्रसंग को परेश बाबू ने बंद करने की चेष्टा की, किंतु क्रुद्ध हारान ने बहस को किसी भी तरह नहीं छोड़ा। सूर्य अस्त हो गया। बादलों के भीतर से आने वाले एक अपूर्व लाल प्रकाश से सारा आकाश लालिमय हो उठा। विनय के मन के भीतर एक स्वर तर्क के कोलाहल को डुबाता हुआ गूंज उठा। परेश बाबू अपनी सायंकालीन उपासना में चित्त लगाने के लिए छत से उठकर बगीचे में चंपा के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर जा बैठे।